Now see dear student, in this question number 35, a conducting bar is pulled with a constant speed v on a smooth conducting rail. The region has a steady magnetic field of induction B as shown in the figure. Inward magnetic field है, उसमें अंदर ये एक रेल रखा गया है और इस पे एक मूविंग कॉइल है, मूविंग वायर है, सॉरी, इसको v वेलोसिटी से खींचा जा रहा है. If the speed of the bar is doubled, then the rate of heat dissipation will be. अगर इसके वेलोसिटी को v से अगर आप 2v कर दें तो पूछा गया कि हीट डिसिपेशन का रेट क्या होगा, मतलब पावर पे क्या असर पड़ेगा. योर फर्स्ट ऑप्शन इज कांस्टेंट, सेकंड ऑप्शन इज क्वार्टर ऑफ द इनिशियल वैल्यू, थर्ड ऑप्शन इज 4-fold एंड फोर्थ ऑप्शन इज डबल्ड. तो बच्चों आपको पता है कि जैसे ही इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप इस कॉइल को रखे हैं, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप इस कॉइल को रखे हैं, तो जैसे इस कॉइल को आप आगे की तरफ ले जाएंगे, तो जैसे ही आप इस कॉइल को आगे की तरफ ले जाएंगे, इसका फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा. और फ्लक्स बढ़ेगा, चेंज करेगा, तो इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ होगा. तो इनवर्ट फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो इसको घटाएगा, इधर की तरफ एक करंट डेवलप होगा. और करंट का वैल्यू कितना होगा तो आप उसको निकाल सकते हैं बच्चों. तो करंट का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए आपको ईएमएफ निकालना पड़ेगा. तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, आपको पता है कि ये जब रॉड मूव करेगा तो मोशनल ईएमएफ होगा, कितना होगा, दैट इज BLV. करंट कितना होगा सर्किट में, दैट इज E/R, दैट इज BLV अपॉन R. पावर कितना डिसिपेट होगा, तो पावर बराबर करंट इनटू वोल्टेज. तो पावर कितना हो जाएगा, ईएमएफ कितना हो जाएगा, दैट इज BLV वोल्टेज, है ना. और करंट कितना लिखेंगे, दैट इज BLV अपॉन R. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर, देन इट इज इक्वल टू B² L² V² अपॉन R. तो आप जैसे जैसे आप उसको खींचेंगे बच्चों, तो कितना पावर डिसिपेट करेगा, कितना हीट रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट होगा डिसिपेशन का. तो B, L और R ये सब कांस्टेंट है. देन दिस पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V². तो बच्चों वी कैन राइट हियर लाइक दिस, P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 का स्क्वायर. तो अगर आपका फाइनल पावर निकालना है, इनिशियल पावर P1 था, इनिशियल वेलोसिटी V था और वेलोसिटी डबल कर दिया, VV कट गया, कितना हो जाएगा ये 4. देन व्हाट यू विल सी हियर, देन P2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ P1. तो आपने देखा बच्चों कि अगर आप वेलोसिटी को डबल करेंगे तो पावर डिसिपेशन भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा. और आपसे भी सोचिए बच्चों, आप इसको खींचने के लिए आप आगे पावर लगाएंगे और मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ. सिस्टम चेंज होना नहीं चाहेगा, तो जितना आप एक्सटर्नल पावर लगाएंगे उतना ही हीट डिसिपेट होगा. दैट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. विच ऑप्शन इज करेक्ट, पहला ऑप्शन में बोला है कि कांस्टेंट होगा, नो. सेकंड में है क्वार्टर द इनिशियल वैल्यू का चौथाई हो जाएगा, वो भी नहीं है. थर्ड ऑप्शन में कि 4-fold हो जाएगा, यस इट बिकम्स 4-fold, डबल भी नहीं होगा. कितना गुना हो गया, 4 गुना बढ़ जाएगा. विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. यू कैन नोट इट डाउन. Now dear students, see question number 36. A chalk coil is used with an arc lamp. किसी आर्क लैम्प में एक चॉक कॉइल के यूज करते हैं, तो पूछा गया कि क्या होगा उसके यूज करने से. फर्स्ट ऑप्शन है टू इंक्रीज द वोल्टेज, सेकंड ऑप्शन है टू इंक्रीज द करंट, थर्ड है टू लिमिट द करंट विदाउट मच पावर लॉस, एंड द फोर्थ ऑप्शन है टू लिमिट द रेसिस्टेंस, टू लिमिट द रेसिस्टेंस विदाउट पावर लॉस. तो बच्चों यहाँ पे क्या देखेंगे आप कि चॉक कॉइल की अगर हम बात करें, चॉक कॉइल तो आपने पढ़ भी रखा होगा चॉक कॉइल के बारे में. चॉक कॉइल क्या होता है, तो हमने बोला था चिल्लर, कोड में याद रखिए, है ना. चॉक कॉइल में क्या होता है, हाई इंडक्टेंस एंड लो रेसिस्टेंस. HI मतलब हाई इंडक्टेंस, हाई इंडक्टेंस, एंड LR मीन्स लो रेसिस्टेंस. हमने आपको बोला भी था ऐसब गहसब गल्पा चिल्लर, है ना. तो यहाँ पे चिल्लर वाला यूज हो गया. चॉक कॉइल में क्या होता है, हाई इंडक्टेंस एंड लो रेसिस्टेंस. आप देख लेंगे ट्यूबलाइट के नीचे भी लगा हुआ रहता है एक बॉक्स, दैट इज कॉल्ड मरकरी के नीचे जो लगाते हैं हम लोग, दैट इज चॉक कॉइल. तो चॉक कॉइल में क्या होता है, हाई इंडक्टेंस एंड लो रेसिस्टेंस. एक्चुअली इट इज LR सर्किट है. तो LR सर्किट में आगे भी पढ़ेंगे आप AC में. LR सर्किट में जो पावर लॉस का फॉर्मूला लिखते हैं वो हो जाता है EI cos phi. कितना वोल्टेज सप्लाई किया, क्या करंट है, एंड cos phi इज कॉल्ड पावर फैक्टर. इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर. एंड phi क्या कहलाता है, दैट इज द फेज डिफरेंस. तो फेज जो होता है किसके केस में, LR सर्किट में, हाई इंडक्टेंस एंड लो रेसिस्टेंस. इसका रेसिस्टेंस लगभग नेग्लिजिबल होता है. तो अगर नेग्लिजिबल है तो इसके केस में जो पावर फैक्टर का जो वैल्यू होता है दैट इज ऑलमोस्ट लमसम जीरो के बराबर होता है.
आगे आप देखेंगे इसके एसी सर्किट में, है ना। तो पावर फैक्टर ऑलमोस्ट हाई इंडक्टेंस लो रेसिस्टेंस, हम तो कहेंगे हमेशा आप जो देखेंगे ये एलआर सर्किट की अगर हम बात करेंगे, ये आर है और ये मान लीजिए एक्सएल है, तो इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। तो इन दोनों का जो आप देखेंगे इम्पीडेंस, आगे पढ़ेंगे एसी सर्किट में, ये इम्पीडेंस होता है, तो ये कहलाता है आपका पावर फैक्टर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होता है, तो आप कहेंगे कि पावर फैक्टर 0 के बराबर होगा। फेज जो होता है वो लगभग 90 होगा, फाई का वैल्यू ऑलमोस्ट 90 के करीब होता है। तो कहेंगे जितना ज़्यादा हाई इंडक्टेंस लेंगे, नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस लेंगे, उसका पावर फैक्टर उतना ही कम होगा। तो जो पावर का जो लॉस हो रहा था, तो अगर पावर फैक्टर टेंड्स टू 0 है तो पावर का लॉस भी क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो इंडक्टेंस लगाने से फायदा ये होता है कि आपके पावर लॉस को 0 कर देता है, बहुत घटा देता है ना। और करंट को क्या करता है, लिमिट कर देता है कि ज़्यादा पावर लॉस ना करे। तो आप देख सकते हैं चॉक कॉइल को यूज़ करते हैं आर्क लैम्प में। इंक्रीज द वोल्टेज, नो, सोर्स के वोल्टेज से उसको कोई मतलब नहीं है। टू इंक्रीज द करंट इन द सर्किट, सर्किट के करंट को भी नहीं बढ़ाना बच्चों। थर्ड ऑप्शन में टू लिमिट द करंट विदाउट मच पावर लॉस, ये क्या कहता है कि पावर लॉस नहीं होने देता है और करंट को लिमिट कर देता है ना। दैट ऑप्शन नंबर थर्ड कह सकते हैं करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, है ना। फोर्थ ऑप्शन है टू लिमिट द रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस को लिमिट नहीं करता ये, है ना। तो रेसिस्टेंस में तो इसमें क्या है, नेग्लिजिबल है। तो आप विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यू कैन नोट इट डाउन। Now serious student, this is question number 37. A uniform magnetic field is confined in a cylindrical region of radius capital R. Induction of magnetic field is increasing at the constant rate dB by dt is equal to alpha. A strength of induced electric field varies with a distance r from the axis of cylindrical region as. तो बच्चों देखेंगे दिस इज द सिलेंड्रिकल रीजन जिसके अंदर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन dB अपॉन dt इज इक्वल टू अल्फा। पूछा गया कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो r के साथ कैसे वेरी करेगा। तो बच्चों वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन दिस इंड्यूस EMF इज इक्वल टू माइनस d phi b by dt. This is here induced EMF और induced EMF को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिख सकते हैं बच्चों, दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यू कैन राइट इट लाइक दिस, E डॉट dl इज इक्वल टू माइनस d phi b बाई dt। मैक्सवेल लॉ में भी आप पढ़ेंगे बच्चों, फैराडेज लॉ जो आता है मैक्सवेल का, उसमें आपको ये मिल जाएगा, E डॉट dl इज इक्वल टू माइनस d phi बाई dt। दिस इज कॉल्ड induced electric field. This is called induced electric field. Induced electric field. तो बच्चों अगर आप देख लेंगे, अगर ये आप रीजन ले लेते हैं, इफ यू टेक दिस रीजन, इसके अंदर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और इसका रेडियस दिया हुआ है कैपिटल R। हम बच्चों यहाँ पे 2 पॉइंट की बात करेंगे। अगर एक पॉइंट यहाँ पे ले लें जो कि स्मॉल r डिस्टेंस है और यहाँ पे एक लूप ले लें और एक छोटा सा सेक्शन ले लें यहाँ पे dl और इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस का डायरेक्शन इधर ही मान लीजिए। तो बोलिए बच्चों यहाँ पे आप इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे अगर बात करें बच्चों केस नंबर 1 में अगर हमने स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R लिया तो यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो वी विल अप्लाई हियर E डॉट dl। तो क्या देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का dl, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, E dl cos 0 डिग्री इज इक्वल टू माइनस d phi बाई dt। तो माइनस d बाई dt और b के बारे में क्या लिखेंगे बच्चों, तो देखेंगे यहाँ पे फाई के बारे में, तो फाई हो जाएगा b और एरिया की बात करेंगे ba cos थीटा। वी कैन राइट लाइक ba cos थीटा। cos थीटा क्या होगा, तो यहाँ पे ये वाला देखेंगे बच्चों एरिया होगा, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और इसका एरिया वेक्टर बाहर है, तो दैट इज 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री -1 माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा अब अगर आप इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, इंटीग्रेट करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आपको इस लूप में, तो क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए E और dl का इंटीग्रेशन कितना होगा, दैट इज 2 पाई r पूरे लूप में। और यहाँ देखेंगे बच्चों dB बाई dt इज अल्फा और व्हाट इज द एरिया, क्योंकि एरिया कांस्टेंट है यहाँ पे, इतने अंदर में निकाल रहे हैं हम, इतने एरिया में। तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ दिस रीजन, दैट इज पाई स्मॉल r स्क्वायर।
तो बच्चों यहां से E का देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक R से R कैंसिल हो जाएगा, देन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंड्रिकल रीजन इज इक्वल टू अल्फा R अपॉन 2। तो आपको क्या मिलने वाला है बच्चों, देखेंगे कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो हुआ इनसाइड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो जैसे जैसे आप R को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे यहां से आप दूर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और उसी तरह से बच्चों अगर आप बाहर जाएंगे, अगर आप आउटसाइड निकल गए, यहां पे अगर आ जाइए, या चलिए हम यहां पे दिखाते हैं आपको, अगर आप यहां पे आ गए बाहर में, तो ये जो आपका लूप होगा यहां पे, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल दोनों का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में मान लेते हैं। और यहां पे अगर आप इस लूप में जब आप आउटसाइड चले गए, उस वक्त अगर आप निकालते हो क्या, यहां पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो वहां क्या मिलने वाला है वो देखिए बच्चों। तो वहां पे आपको मिलेगा ई डीएल, इंटीग्रेशन करेंगे होल इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा dB बाई माइनस dB बाई dt, और ए कॉस 180 डिग्री एंगल हो जाएगा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे जो हो जाएगा ई बाहर गए 2 पाई स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर है बच्चों, केस 2 में बात कर रहे हैं ना, जब आप बाहर निकल रहे हैं। तो dB बाई dt आपका ये अल्फा हो जाएगा, और एरिया अगर लेंगे तो पाई, यहाँ पे देखेंगे आपको एरिया कौन सा लेंगे, तो बच्चों देखिएगा फ्लक्स का चेंज, भले ही हम लूप बाहर ले रहे हैं, लेकिन फ्लक्स का जो चेंज होगा उतना ही एरिया में लेंगे हम लोग जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है। तो बोलेंगे कि फ्लक्स हम बाहर वाले पूरे लूप में है, पूरे लूप में है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इसी एरिया के अंदर है, तो इसी एरिया को हम कंसीडर करेंगे फ्लक्स में। तो इसका रेडियस कितना है r, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, यू कैन राइट इट लाइक दिस, पाई कैपिटल R स्क्वायर। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल, तो ये आपका जो आउटसाइड है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू अल्फा कैपिटल R स्क्वायर बाई 2 स्मॉल r। अल्फा और कैपिटल R स्क्वायर बाई 2 कांस्टेंट है, तो यहां पे आप देखेंगे ई आउटसाइड जो होगा बच्चों दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो आपको क्या मिलेगा, कैसा ग्राफ होना चाहिए, तो बच्चों आप देखेंगे कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी वेरीज लाइक दिस, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R। स्मॉल r का वैल्यू अगर 0 ले लें बच्चों, तो यहां पे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 हो जाएगा, और जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ेगा, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R तक इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जैसे ही आप आउटसाइड जाएंगे बच्चों दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। द ग्राफ विल बी लाइक दिस। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो नाउ वी विल सी द ऑप्शन, कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। पहले ऑप्शन में देखेंगे सेंटर से लेकर सरफेस तक कांस्टेंट बोल रहा है, ये गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में देख रहा है सेंटर से सरफेस तक तो चलो बढ़ रहा है, लेकिन आउटसाइड ये कांस्टेंट हो गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में देखेंगे बच्चों यहां तक कांस्टेंट है और फिर ये इस तरह से ग्राफ है, पैराबोलिक ग्राफ है, गलत हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, यहां देखिए सेंटर से सरफेस तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बाहर डिक्रीज का, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया आउटसाइड। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, यू कैन सी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यू कैन नोट इट डाउन। नाउ सीरियस स्टूडेंट, question number 38, in LC circuit oscillation in LC circuit oscillation the sum of energy stored by the capacitor and inductor। तो बच्चों याद रखिएगा LC oscillation में क्या होता है, तो LC oscillation में क्या देखते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है मैग्नेटिक एनर्जी में, और मैग्नेटिक एनर्जी फिर कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब एनर्जी ऑसिलेट करता है इन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फॉर्म। तो वहां पे क्या देखेंगे बच्चों, टोटल एनर्जी जो मिलेगा दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट, वही एनर्जी का कुछ पार्ट मैग्नेटिक में इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक में जाएगा और फिर मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो मान लीजिए किसी सर्टेन टाइम में कुछ चार्ज जो है कैपेसिटर पे है और कुछ करंट भी पास जा चुका है इंडक्टर के अंदर, तो उस केस में जो टोटल एनर्जी होता है एंड दैट टोटल एनर्जी इज व्हाट, एनर्जी मैग्नेटिक वाला और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैग्नेटिक एनर्जी कितना होगा, मान लीजिए एनी टाइम टी पे हाफ LI स्क्वायर, और कैपेसिटर के अंदर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, दैट इज हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, and that energy remains constant, total energy always remains constant,
है ना, एट एनी टाइम टी की बात कर रहा हूं बच्चों। अगर इनिशियली अगर बात करें या सर्टेन बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो जाए या पूरा का पूरा मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो जाए। तो एक इलेक्ट्रिकल में होगा तो उस वक्त अगर कंप्लीट कहें इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो गया एनर्जी कन्वर्ट, वही टोटल एनर्जी, तो मैग्नेटिक जीरो होगा। वही फिर मैग्नेटिक एनर्जी अगर पूरा हो गया कंप्लीट टोटल एनर्जी के बराबर, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एलसी ऑसिलेशन में होता है क्या बच्चों, एनर्जी ऑसिलेट करता है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एनर्जी, बट टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो आप इससे पूछा गया इसमें कि यहाँ पे बताइए एलसी ऑसिलेशन में सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड इंडक्टर दैट इज टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, डिक्रीजेज एज इंक्रीजेज टाइम, ये भी नहीं होगा बच्चों, इंक्रीजेज एज द टाइम इंक्रीजेज, नो, कैन नॉट से भी ऐसी बात नहीं है। आप कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। देन व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, यू कैन से ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 38. नाउ we'll see the next question. Now see dear students, this is question number 39. In LC circuit contains a 20 millihenry inductor and 50 microfarad, यहाँ देख सकते हैं बच्चों, कैपेसिटर with initial charge is 10 millicoulomb. This is Q naught, initial charge. If a resistor of 10 ohm is inserted in the circuit, how much energy eventually dissipated as heat? तो बच्चों अगर एक एलसी और सर्किट है, उसके अंदर इंडक्टर भी लगा है, कैपेसिटर भी लगा और रेसिस्टर भी लगा है। क्वेश्चन में इनिशियल चार्ज दिया हुआ है, इसका मतलब इनिशियल एनर्जी जो होगा दैट एनर्जी कैपेसिटर के अंदर दिया हुआ है, और एक रेसिस्टर को जोड़ देंगे तो जितना भी एनर्जी था धीरे धीरे रेसिस्टर से हीट बन करके निकल जाएगा। तो हीट डिसिपेटेड बाय द रेसिस्टर इज इक्वल टू energy stored by the capacitor, and how much capacitor will store the energy? So you can say it is half initial charge दिया हुआ Q naught square by C। तो कैपेसिटर जितना भी चार्ज स्टोर करेगा उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगा वो पूरा का पूरा कैपेसिटर के क्रॉस रेसिस्टर से हीट डिसिपेट कर जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या देखेंगे, हाफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q naught? Q naught is given here 10 milli coulomb. 10 millicoulomb is 10 into 10 to the power minus 3 coulomb. इसका स्क्वायर कर दीजिए। And what is the value of capacitance? The value of capacitance is given here, that is equal to 50 microfarad. You can see here, this is 50 microfarad. तो 50 into 10 to the power minus 6. सब अगर हमने SI यूनिट में लिया बच्चों, तो SI यूनिट में लिया अगर आपने, तो ये सबका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। अब बच्चों यहाँ पे इंडक्टर भी दिया हुआ था, है ना, तो एलसी ऑसिलेशन में कहा गया कि इनिशियल अगर चार्ज दिया गया टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, उस वक्त मैग्नेटिक एनर्जी जीरो होगा और वही एनर्जी डिसिपेट करेगा। तो एक रेसिस्टर लगा देंगे तो दोनों का एनर्जी जो है टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, डिसिपेट हो जाएगा। तो इनिशियली कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी इसी के बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द हीट रिलीज्ड, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ देखेंगे 50 इंटू 2 दैट इज 100। सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 10 इंटू 10 पावर माइनस 3 10 टू द पावर माइनस 2, उसका स्क्वायर करेंगे 10 टू द पावर माइनस 4, और नीचे क्या है बच्चों देखिएगा 10 टू द पावर माइनस 6। तो 10 टू द पावर माइनस 6 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 से 10 टू द पावर माइनस 4 होगा, ऊपर भी 10 टू द पावर माइनस 4, नीचे भी 10 टू द पावर माइनस 4। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 1 जूल। तो बच्चों हाउ मच एनर्जी विल इवेंचुअली डिसिपेटेड, दैट इज इक्वल टू द 1 जूल। विच ऑप्शन इज करेक्ट, यू कैन सी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यू कैन नोट इट डाउन। Now say dear student, this is question number 40. If L, Q and R represent the inductance, L for inductance, Q for charge and R for resistance respectively. तो पूछा गया यहाँ पे the unit of Q into R upon L will be those of current. Second option है Q square R square upon L square will be those of energy. थर्ड दिया हुआ Q into L upon R will be those of current. And fourth option है Q के पावर Q cube into R square divided by L will be those of power. देखिए बच्चों मल्टीपल ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले ऑप्शन पे। पहले ऑप्शन में अगर आप देखेंगे बच्चों तो क्या कहा जा रहा है कि Q into R अपॉन L ये जो है वो करंट के बराबर, करंट के यूनिट के बराबर होगा। मतलब विल बी द यूनिट ऑफ, ये जो होगा दैट इज यूनिट ऑफ करंट
ऑप्शन नंबर 1 चेक कर रहे हैं बच्चों। तो यहां पे एक काम कीजिए, Q एंड R को नीचे ले आइए, तो ये L अपॉन R हो जाएगा। एंड L अपॉन R को याद कीजिए, टाइम कांस्टेंट बोलते थे बच्चों, याद कीजिए टाउ बोलते थे, टाउ बराबर L अपॉन R, और ये टाइम कांस्टेंट है तो ये टाइम का यूनिट होगा, तो ऊपर में हो गया चार्ज अपॉन टाइम, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो क्या मिल गया, ये करंट का यूनिट हो जाएगा। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो आपने देखा कि पहले ही ऑप्शन में आपका आंसर आ गया, तो Q इंटू R अपॉन L, दिस विल बी द यूनिट ऑफ करंट, यू कैन नोट इट डाउन। नाउ सी डियर स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 41। यहां पे देखेंगे बच्चों, एन इंडक्टर of inductance L बराबर 400 मिली हेनरी and resistance R1 is equal to 4 ohm and R2 is equal to 2 ohm are connected to a battery of EMF 12 volt as shown in the figure. The internal resistance of the battery is negligible. The switch S is closed at t बराबर 0. The potential drop across L as a function of time. आपसे क्या निकालना है? Potential drop निकालना है across the inductor as a function of time. Your options are 6 into e के power minus 5t volt. Second option 12 upon t multiplied by e के power minus 31 v, and third option is 6 bracket में 1 minus e के power minus 1 by 0.2 into v volt, and fourth option 12 into e के power minus 5t volt. तो बच्चों यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो भी वोल्टेज है ये e, ये वाला यहाँ से यहाँ R1 और ये L और R2, ये दोनों देखिए पैरेलली कनेक्टेड है, यहाँ से यहाँ, और ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, और ये सेल जो है वो उतना ही इसके क्रॉस भी उतना ही ईएमएफ देगा, उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप करेगा जितना इन दोनों के क्रॉस करेगा। तो बच्चे इसको चाहें तो आप दो सर्किट की तरह यूज कर सकते हैं। तो यहां देखेंगे बच्चों, ये हमने ले लिया एलआर सर्किट की बात कर दिया हमने, क्योंकि करंट पोटेंशियल का कह रहा है कि इंडक्टर के क्रॉस निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमने यहां लिखा दिस इज द इंडक्टर and this is the resistor. Inductor that is given here, it is equal to 400 millihenry, और resistance जो है यहाँ पे R2 that is given here how much, that is 2 ohm. क्वेश्चन में दिया हुआ बच्चों, यहाँ पे देखिएगा 2 ohm, एंड इंडक्टर का वैल्यू वहां दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है कितना वोल्ट, देखिएगा बच्चों कितने वोल्ट के बैटरी से जोड़ा है, यहाँ पे 12 वोल्ट ईएमएफ है इसका, है ना, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है इसका 0। तो बोलिए बच्चों, एट स्टेडी स्टेट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट? तो यहां लिखेंगे हम एट स्टेडी स्टेट इस सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, वायर की तरह बिहेव करेगा, देन द करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम, दैट आई नॉट इज इक्वल टू ई अपॉन इसका रेजिस्टेंस R2, एंड दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, दैट इज 12 वोल्ट upon R2 is 2 ohm, that is equal to 6 ampere. This is the maximum current, steady state current flowing in this circuit. हमने बच्चों यहाँ पे देखिएगा, एक E को R1 के साथ भी लिख सकते थे, एक L और R2 के साथ हमने यहाँ अलग कर दिया, है ना। आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे यहाँ पे कि you can, ये आप E ये R1 वाला है, और वही दूसरा हमने ले लिया यहाँ पे, जैसा कि हमने वहाँ पे दिखाया भी है आपको, ये L और R2 दोनों का देखेंगे ईएमएफ तो सेम ही होगा क्योंकि पैरेलली कनेक्टेड है। मुझे निकालना किसके क्रॉस पोटेंशियल है, इसके क्रॉस पोटेंशियल निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो बच्चों देखेंगे कि ये जो इंडक्टर है जैसे ही कनेक्ट करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, ये कंडक्टर जो होगा इसके अंदर, इंडक्टर के अंदर करंट जाना शुरू होगा, तो ग्रो ऑफ करंट करेगा एलआर सर्किट में। तो ग्रो ऑफ करंट के में क्या लिखते हैं फॉर्मूला, I बराबर I नॉट 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। भाई यहाँ पे टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट है, तो टाउ बराबर क्या लिखेंगे, देखिए L अपॉन R2। L का वैल्यू कितना लिखेंगे बच्चों, दैट इज 400 मिली 10 टू पावर माइनस 3, और R2 का वैल्यू कितना है, दैट इज 2। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 200 इंटू ए दैट इज 0.2 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 1/5 सेकेंड। याद रखिएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट, है ना। तो यहां देखेंगे बच्चों, तो यहां से I का वैल्यू में दिया हुआ है, तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा, यू कैन सी हियर I बराबर I नॉट की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, I नॉट अभी हमने निकाला कितना 6 एम्पियर,
1 माइनस ई माइनस टी, और टाउ की जगह पे क्या रखेंगे 1/5. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? दैट करंट इज इक्वल टू 6 ब्रैकेट में 1 माइनस ई के पावर, सॉरी ये टी के जगह टाउ के जगह पे 1/5 रखेंगे ना, टी अपॉन टाउ है, टाउ इज इक्वल टू 1/5, 5 ऊपर चला जाएगा, दैट इज -5 इंटू टी. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट जैसे ग्रो करेगा टी टाइम में. अब आता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर VL. तो VL बराबर क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिखना होगा L इंटू डी आई अपॉन डी टी. दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, L इंटू डी आई बाई डी टी. हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना. तो यहां क्या देखेंगे, L के जगह पे L लिखेंगे, D अपॉन डी टी. नाउ सी हियर पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर विल बी VL बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, L डी आई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू L. I की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, हमने ऊपर लिखा है, अभी क्या लिखा ऊपर में. तो चलिए हम यहाँ पे I के बारे में क्या लिखेंगे, यू कैन राइट लाइक दिस, 6 इंटू 1, ये तो 6 ही हो जाएगा, माइनस 6 इंटू ई के पावर -5 इंटू टी, है ना. तो बच्चों देखिएगा, पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर L इज इक्वल टू व्हाट. अब यहां पे देखेंगे बच्चों, ये L को ऐसे बाहर निकाल दीजिए, D बाई डी टी से 6 को करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 0 माइनस. अब D बाई डी टी से 6 इंटू ई के पावर -5t को करेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो ये आपका जो 6 को बाहर कर दीजिए, और यहां होगा D इंटू ई के पावर -5t अपॉन डी टी, है ना बच्चों. तो व्हाट यू विल सी हियर, तो आपको क्या मिलने वाला है वो देखेंगे बच्चों. इंडक्टेंस L हो गया, और यहां हो गया आपका -6 D ई के पावर -5t है, नीचे भी ले लीजिए D ब्रैकेट में -5t, और नीचे हमने ये लिया है तो आपको यहां भी लेना पड़ेगा. अब आप देखिए व्हाट यू विल सी, ये कैंसिल हो जाएगा तो फिर उसी में आ जाएगा. इसका कितना हो जाएगा बच्चों, तो जो ऊपर में इसके पावर है वही नीचे है, तो इसका सेम हो जाएगा. और यहां क्या हो जाएगा, -5 को बाहर कर दिएगा, डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा, और -5 इससे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा प्लस 6 पंचे 30 30 L इंडक्टेंस, और ये E के पावर -5 इंटू टी. इंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ बच्चों कितना, 400 मिली हेनरी. तो you can write it like this. This is 30. This is, now see dear student, this is equal to how much, 30. And what is the value of inductance? Inductance is given here बच्चों देखिएगा, that is equal to 400 millihenry. You can write like this, 400 मिली 10 to the power -3 हेनरी. मिली को हमने हेनरी में मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई ई के पावर -5t. तो बच्चों देखेंगे यहाँ पे ये 2 0 और एक 3 0, और 10 पावर -3 को कैंसिल कर देगा, 4 3 जा 12. तो यू कैन सी देयर दैट इज 12 इंटू ई के पावर -5 इंटू टी. तो व्हाट इज द potential drop across the inductor? Potential drop across the inductor will be how much? That is 12 into e के पावर -5t. Which option is correct? First option में देखेंगे बच्चों 6 into e के पावर -5t, ये गलत हो जाएगा. सेकेंड ऑप्शन 12/t है, ये भी गलत हो जाएगा. थर्ड ऑप्शन 6 into 1 माइनस है, ये भी गलत हो जाएगा. फोर्थ ऑप्शन देखेंगे बच्चों 12 इंटू ई के पावर, यहाँ देखेंगे बच्चों दिस इज द फिफ्थ है, दिस इज द फोर्थ आंसर, 12 इंटू ई के पावर -5t वोल्ट. यहाँ भी देखें 12 इंटू ई के पावर -5t वोल्ट. दिस विल बी द पोटेंशियल, दिस विल बी द
पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर, इसी इंडक्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल होगा। तो बच्चे ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यू कैन नोट इट डाउन, आप इसको नोट कर लें। Now see dear students, this is question number 42. An ideal coil of 10 Henry is connected in series with a resistance 5 ohm and a battery of 5 volt. 2 seconds after the connection is made, the current flowing in the circuit. तो बच्चों देखेंगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक आइडियल कॉइल है जिसका इंडक्टेंस दिया हुआ है 10 हेनरी, सीरीज में कनेक्ट किया गया है एक रेसिस्टर से और इसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज 5 ओम, एंड कनेक्टेड एक बैटरी से जिसका पोटेंशियल दिया हुआ है, हाउ मच दैट पोटेंशियल इज गिवन हेयर 5 वोल्ट। आपसे पूछा गया कि 2 सेकंड के बाद बताइए सर्किट के अंदर करंट कितना होगा। आफ्टर 2 सेकंड, आफ्टर 2 सेकेंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। तो बच्चों आपको पता ही है ये एलआर सर्किट है। एलआर सर्किट में जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे करंट ग्रो करेगा, तो लिखेंगे यहां पे वी नो डैट इन एलआर सर्किट, सीकेटी सर्किट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इन एलआर सर्किट ग्रोथ ऑफ करंट, क्लास में भी पढ़ा होगा आपने। ग्रोथ ऑफ करंट का फॉर्मूला I बराबर आई नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टाउ, वेयर टाउ इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। देखिएगा बच्चों ध्यान से, टाउ क्या है? टाइम कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू एल अपॉन आर। यू कैन राइट लाइक दिस, एल इज इक्वल टू 10 हेनरी दिया हुआ है आपका, एंड रेसिस्टेंस इज 5 ओम। कट कीजिएगा तो मिलेगा कितना, दैट इज 2 सेकेंड। अब आइए बच्चों कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, आई नॉट निकालना है। तो जब आप छोड़ दीजिए इसको बहुत देर के लिए, स्टेडी करंट की बात करें तो स्टेडी करंट की बात करेंगे तो ये एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। देन आई नॉट बराबर हो जाएगा आपका ई अपॉन आर, स्टेडी करंट मैक्सिमम करंट। ई इज 5 वोल्ट and R का वैल्यू है 5 ohm, that is equal to 1 ampere. This is the maximum current. Now put in this equation. आपसे 2 सेकंड के बाद पूछा गया है इंस्टेंटेनियस करंट, that is इंस्टेंटेनियस करंट। I नॉट का वैल्यू कितना, 1 एम्पियर, ब्रैकेट में 1 माइनस ई के पावर माइनस टी, कितने सेकंड के बाद बोला गया बच्चों, 2 सेकंड के बाद बताइए। तो यहाँ टी का वैल्यू 2 रखिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट का भी आपने 2 निकाला, 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, ई के पावर -1, देन आई इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट में 1 माइनस ई के पावर -1। देन व्हाट यू विल गेट हियर, देन दिस करंट इन द सर्किट आफ्टर 2 सेकेंड विल बी इक्वल टू ब्रैकेट में 1 माइनस ई के पावर -1। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन है 1 माइनस ई, गलत। सेकेंड ऑप्शन ओनली ई, गलत। थर्ड में ई के पावर -1, गलत। फोर्थ ऑप्शन में क्या देखेंगे बच्चों, ये वाला 1 माइनस ई के पावर -1। दिस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So you can note it down. Now see dear student, this is question number 43. In an oscillating LC circuit, the maximum charge on the capacitor is Q. तो बच्चों देखिएगा LC ऑसिलेटर सर्किट में जो मैक्सिमम चार्ज है, that maximum charge is given here Q. फिर है the charge on the capacitor when energy is stored equally between the electric and magnetic field. तो बच्चों ये देखिए एक चार्ज कैपेसिटर और इंडक्टर है, ये चार्ज है, इसके पास मैक्सिमम चार्ज है ये, और ये इंडक्टर है। ये जो एनर्जी स्टोर करेगा कैपेसिटर में और ये जो एनर्जी स्टोर करेगा इंडक्टर में, इसको हमने यूएल से लिखा। तो क्वेश्चन में है कि व्हेन द एनर्जी स्टोर्स आर इक्वली बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एनर्जी, उस वक्त मान लीजिए ये चार्ज क्यू स्टोर कर रहा है, क्यू डैश स्टोर कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करेगा जब दोनों का एनर्जी बराबर हो जाए, क्यू डैश का वैल्यू कितना हो जाए
so that energy stored by the capacitor is equal to energy stored by the inductor. मतलब electrical energy is equal to magnetic energy. Then the equation of electrical energy is half q square upon c. तो यहाँ पे q dash लिखेंगे. And what is the energy stored by the inductor? And that is half Li square. बच्चों एक चीज और बोल सकते हैं हम लोग कि जब दोनों बराबर होगा तो कह सकते हैं कि ये टोटल एनर्जी जो होगा उस टोटल एनर्जी के आधा के बराबर होगा. तो आप क्या लिखेंगे यहां पे, ध्यान से देखेंगे. दैट इज हाफ क्यू डैश स्क्वायर बाई सी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी कितना स्टोर करेगा कैपेसिटर. तो कैपेसिटर में शुरुआत में अपने जो चार्ज दिया वो मैक्सिमम चार्ज था. उस वक्त इसके अंदर करंट नहीं था. इसका मतलब टोटल एनर्जी कैपेसिटर के अंदर ही इलेक्ट्रिकल फॉर्म में स्टोर था. उस वक्त चार्ज का वैल्यू था इसका Q. तो ये आप लिख सकते हैं कि हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी. दिस इज द मैक्सिमम टोटल एनर्जी, क्योंकि शुरुआत में मैक्सिमम चार्ज इसके अंदर है, मतलब इसके अंदर कोई भी करंट नहीं होगा उस वक्त ये जो एनर्जी होगा टोटल एनर्जी होगा. टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी डिवाइडेड बाई 2. हमने ई टोटल के जगह पे हमने ये रख दिया. तो बच्चों आपको क्या मिलेगा वो देखिए. हाफ क्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, 2 नीचे चला जाएगा, 1/4. मैक्सिमम चार्ज है ये क्यू स्क्वायर अपॉन सी. क्यू स्क्वायर क्यू डैश स्क्वायर होगा ना बच्चों. क्यू डैश स्क्वायर अपॉन सी इज इक्वल टू 1/4 क्यू स्क्वायर अपॉन सी. तो बच्चों यहां से देखेंगे सी से सी कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4. तो आपको क्या मिलेगा, क्यू डैश स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2. यहां पे क्यू जो है मैक्सिमम चार्ज है. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू डैश? Then q dash is equal to under root q square upon 2. That will be equal to how much? Q by root 2. Then which option is correct? पहला option है q by 2. No, it's wrong. Second option is q by root 3. ये भी wrong. Third option q upon root 2. Yes, it is correct. Fourth option q, that is wrong. तो option number 3 is the correct answer for this question. तो बच्चों आप इसको note कर सकते हैं. Now see dear student, question number 44. A conducting square loop of side L and a resistance capital R moves in a plane with a uniform velocity v perpendicular to the one of the side. A magnetic induction B constant in time t and space pointing perpendicularly and into the plane of the loop exists everywhere. The half of the loop outside the field as shown in the figure है ना. टी इंड्यूस ईएमएफ मतलब द इंड्यूस्ड ईएमएफ. क्या पूछा गया, द इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो बच्चों क्वेश्चन में क्या है कि एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड एल है और इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बाहर की तरफ खींचा जा रहा है. तो आपसे पूछा गया है कि जब ये आधा लूप बाहर जाएगा तो इस सर्किट में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. तो बच्चों मान लीजिए कि अभी जो पूरा का पूरा लूप था, अगर आपने यहाँ पे x डिस्टेंस इसको बाहर निकाला है ना, तो x डिस्टेंस अगर आपने बाहर निकाला और अब थोड़ा सा और बाहर निकाले, कितना, dx. तो फ्लक्स का जो चेंज का रेट की अगर हम बात करेंगे बच्चों है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्या देखेंगे हम लोग, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन. फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन से क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ बराबर माइनस डी फाई बी बाई डी टी. तो व्हाट विल राइट दैट इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी और फाई बी को क्या लिखेंगे, दैट इज बी ए कॉस थीटा. बढ़ते चले जाइए. तो दैट इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी. मैग्नेटिक फील्ड बी है. एरिया की अगर हम बात करें तो लेंथ तो एल है, तो कितना फ्लक्स घट रहा है, तो आप देखेंगे वहां पे जो फ्लक्स आपका घट रहा है वो हो जाएगा एल इंटू डी एक्स है ना. या क्या ये एक्स अगर आपने निकाल लिया है तो क्या देखेंगे, यहां से अगर मान लीजिए यहां देखेंगे बच्चों, एक्स डिस्टेंस अगर आपने बाहर निकाल लिया, लेंथ एल है, तो इतना फ्लक्स आपका घट चुका है. जैसे आप बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एल इंटू एक्स. और कॉस मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, उसका एरिया वेक्टर बाहर है 180 डिग्री.
ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है बाहर, लेंथ बाहर कांस्टेंट है, यहाँ आ जाएगा dx अपॉन dt। और किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, dx अपॉन dt क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से खींच रहा है, तो dx अपॉन dt इज वेलोसिटी। तो आपका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EMF डेवलप्ड, दैट इज इक्वल टू VBL। ऑप्शन नंबर 4 is the correct answer for this question. You can note it down. Now see dear students, this is question number 45. A 1 meter long solenoid with a diameter 4 centimeter and 2000 turns has a secondary of 1000 turns wound closely near its midpoint. What is the coefficient of mutual inductance between the coils? तो बच्चों देखिएगा, ये एक सोलिनॉइड है, और इसके मीड पॉइंट पे एक सेकेंडरी कॉइल से इसको रैप कर दिया गया। तो पूछा गया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड इज 1 मीटर। फिर क्या देख रहे हैं बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम बात करें, N1 इज 2000, number of turns in the secondary coil that is 1000 turns। फिर आपसे यहां पे क्या बच्चों देखेंगे ध्यान से कि कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो चूंकि आप जान चुके हैं, क्लास में पढ़ाई भी हुई है, वी नो डैट सोलिनॉइड के केस में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है बच्चों, दैट इज M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 इंटू N2 इंटू एरिया पाई R1 स्क्वायर अंदर वाले का डिवाइडेड बाई लेंथ। और यहां पे आपको रेडियस भी दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ कितना 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, है ना। तो इसमें पुट कर दीजिए, द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट का वैल्यू यहां दिया हुआ है SI यूनिट में, दैट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। N1 नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी सोलिनॉइड कहिए 2000, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी सोलिनॉइड दैट इज 1000, पाई इज पाई, एंड R स्क्वायर, व्हाट इज R 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 टू द 4 और 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई लेंथ इज 1 मीटर। सब SI यूनिट में, तो ये आंसर किस में आएगा, हेनरी में। तो बच्चों आप देखेंगे सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहां देखेंगे ये 3 0 है, 3 6 0 है ना, तो इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 टू द पावर -1 बचेगा, है ना। और बच्चों थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं हम लोग, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, तो व्हाट यू विल गेट, पाई इंटू पाई 9.8 के करीब होता है, पाई स्क्वायर, उसको हम 10 मान लें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा, है ना 32 32। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, दैट इज हाउ मच हेनरी, दैट इज 32, और यहाँ पे इंटू 32 इंटू 10 टू द पावर -4 तो बचेगा बच्चों। देखिए 4 दूनी 8, 8 चौक 32 इंटू 10 पावर -4 हेनरी। आप इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, दैट इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी अप्रोक्सीमेशन में बच्चों, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 3.2 10 पर -3 हेनरी को क्या लिखेंगे हम लोग, मिली हेनरी में, मिली हेनरी में। तो बच्चों एग्जैक्ट अगर आंसर निकालते तो 9.8 लेते यहाँ पे पाई स्क्वायर को, तो थोड़ा 3 से कम आता, तो लगभग आ जाए कितना, दैट इज इक्वल टू द 3 मिली हेनरी के करीब आना चाहिए द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। फर्स्ट ऑप्शन में 15 मिली हेनरी नो, सेकंड ऑप्शन में 12 मिली हेनरी नो, थर्ड में 9 मिली हेनरी, H कैपिटल कर दीजिए, ये भी नो,
फोर्थ ऑप्शन में देखिए बच्चों, यहाँ पे लिख दीजिए 3 मिली हेनरी। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो यू कैन सी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। तो इसको आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यू कैन नोट इट डाउन। Now see dear student, this is question number 46. A wheel of 10 metallic spokes, each of 0.5 meter long, is rotated with a speed of 120 rpm in a plane normal to the earth's magnetic field at a place. If the magnitude of field is 0.4 Gauss, what is the induced EMF between the axle and the rim? तो बच्चों देखेंगे ये एक व्हील है और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह का स्पोक्स है ना। एक स्पोक्स कैसा बिहेव करेगा? एक रॉड की तरह बिहेव करेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो पूछा है बच्चों कि कितना ईएमएफ इंड्यूस करेगा बिटवीन एक्सल एंड द रिम। तो बच्चों आपको पता है डिस्क के केस में, रॉड के केस में, सब में हम निकाल के दिखा चुके हैं आपको। तो व्हाट इज द ईएमएफ ड्यू टू मोशन? दैट इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा, अगर इसका रेडियस आर या लेंथ आर है तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। Then what is the value of their omega? Omega is 2 pi f, तो ये हो गया आपका 2 पाई और f का वैल्यू दिया हुआ कितना? 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट है। तो ये जो आपका दिया हुआ फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू 120 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो इसको आप लिख सकते हैं 120 रिवॉल्यूशन पर 60 सेकेंड, काट दीजिएगा कितना हो जाएगा? दैट इज 2 आरपीएस रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 पाई इंटू 2 दैट इज 4 पाई, है ना। और रेडियस दिया हुआ है आपका कितना? दैट इज इक्वल टू 0.5 दैट इज 1/2 मीटर। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ डेवलप्ड? दैट इज इक्वल टू हाफ। बी का वैल्यू कितना दिया हुआ? 0.4 गॉस। उसको आप एसआई यूनिट टेस्ला में बदलिए तो 1 गॉस इज 10⁻⁴ टेस्ला। तो 0.4 गॉस इज इक्वल टू 0.4 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ओमेगा का वैल्यू हमने निकाला यहाँ पे कितना? 4 पाई और आर का स्क्वायर, रेडियस कितना है? दैट इज इक्वल टू द लॉन्ग कितना है? दैट इज इक्वल टू 0.5 मीटर, दैट इज 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे। तो बच्चों इसको आराम से सॉल्व कर लीजिए। दैट इज इक्वल टू 1/2, इसको 1/2 को इससे काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 4 पाई और 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, 4 से 4 क्या होगा? कैंसिल। देन ई बराबर हो जाएगा पाई का वैल्यू 3.12, तो 3.14 इंटू 2.2 दैट इज, चलिए एक बार और लिख देते हैं 0.2 और पाई का वैल्यू कितना लिखेंगे? 3.14 इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट। तो आपको क्या मिलने वाला है? इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, यू विल गेट हियर 0.628, है ना। 3.14 इंटू 0.2 इज हाउ मच? दैट इज 0.628 इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट। तो अगर आप इसको लिखेंगे 6.28 तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁵ वोल्ट। तो व्हाट इज द ईएमएफ पोटेंशियल जो इंड्यूस होगा बिटवीन द एक्सल एंड द रिम इज इक्वल टू 6.28 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? यू कैन सी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बच्चों आप इसको नोट कर सकते हैं। नाउ सी डियर स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 47। अ रेक्टेंगुलर लूप with a sliding connector of length 1 meter is situated in the uniform magnetic field B that is equal to 2 Tesla, and the length of this connector is how much? That is equal to 1 meter, that is the length। और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली देखिए बच्चों इनवर्ड जा रहा है। रेसिस्टेंस ऑफ द कनेक्टर, इस कनेक्टर का रेसिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज 2 ओम। 2 रेसिस्टेंस 6 ओम and 3 ohms are connected as shown in the figure. The external force required to keep the connector moving with constant velocity v is equal to 2 meter per second. आप इसको 2 मीटर पर सेकेंड से ले जाना चाहते हैं तो how much force is required? आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो बच्चों आप क्या देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में ये रॉड रखा हुआ है तो एक मोशनल ईएमएफ डेवलप करेगा। क्या होगा? तो ये जो मोशनल ईएमएफ इसके अक्रॉस जो डेवलप करेगा पी और क्यू के अक्रॉस, वो कितना होगा? तो इसका जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट इक्विवेलेंट बनाएंगे तो देखिए क्या बनेगा बच्चों। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आपको ज़्यादा ये ऑलरेडी समझ में भी आया होगा। तो यहाँ पे मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा। इसका रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ? दैट इज 2 ओम। और यहाँ पे जो होगा दैट इज इक्वल टू BLV हो जाएगा। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ? दैट इज BLV
Magnetic field is given here, that is equal to 2 Tesla, length is 1 meter and velocity is 2, that is how much? That is 4 volt, है ना. फिर से मिला लीजिए, b का वैल्यू 2 है, l का वैल्यू 1 मीटर है और वेलोसिटी कितने से खींचा जा रहा है? 2 मीटर पर सेकंड से. तो जब इसको सर्किट ड्रॉ करेंगे बच्चों, तो ये जो बैटरी है, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं p और q, तो ये रेसिस्टेंस पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा? इसके सर्किट को रीड्रॉ करें लाइक दिस, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा? 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में, तो 3 गुने 6 18, 18 बाई 3 प्लस 6 प्लस 3 9, दैट इज 2 ओम. और यहाँ पे स्मॉल r कितना है? इसका जो वायर PQ है उसका रेसिस्टेंस ये आपका 2 ओम, और यहाँ पे कितना आ गया? 4 वोल्ट. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट? देन दिस करंट इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट. V इज हाउ मच? ये 4 वोल्ट एंड R इक्विवेलेंट 2 और 2 4 ओम, देन इट इज इक्वल टू 1 एम्पियर. तो बच्चों इसमें करंट कितना डेवलप होगा? तो इसके अंदर जो करंट डेवलप होगा, दैट करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर. तो ये किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख दें, दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. FBI लगाइए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट इधर है, तो जब आप खींचेंगे, एक्सटर्नल आदमी फोर्स जब इधर लगाएगा, फोर्स एक्सटर्नल, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा है? अंदर की तरफ लगेगा. FBI लेफ्ट हैंड लीजिए, FBI, B अंदर, करंट I ऊपर, तो फोर्स इधर लगेगा. तो क्या देखेंगे बच्चों? तो दैट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? ILB. तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही होगा, सो दैट कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, एक्सेलरेशन 0 हो जाए. तो आपसे पूछा गया कि एक्सटर्नल आदमी कितना फोर्स लगाएगा, तो एक्सटर्नल आदमी जो फोर्स लगाएगा उसका मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फोर्स के बराबर आना चाहिए. अगर बराबर हो गया तो एक्सेलरेशन 0, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड से वो मूव करेगा, एंड दैट इज इक्वल टू ILB. तो बच्चों देखिए, I कितना निकाला हमने? 1 एम्पियर, लेंथ 1 और मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला. तो आप देखेंगे इट इज इक्वल टू हाउ मच? 2 न्यूटन. तो मैग्नेटिक फोर्स उस वायर पे कितना लगेगा? 2 न्यूटन. तो आपको उसको आगे खींचने के लिए आपको एटलीस्ट 2 न्यूटन तो लगाना ही पड़ेगा, सो दैट कि कांस्टेंट स्पीड से मूव करे. देन ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3. Now see dear students, this is question number 48. A straight rod of length L is rotating about the axis passing through O and perpendicular to the plane. In the space a uniform magnetic field B exists normal to the plane of rotation. Potential difference between the point A and B. यहाँ से यहाँ बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. इसको रोटेट किया जा रहा है और मान लीजिए ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है ना बच्चों. तो मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ है, उसके प्लेन के परपेंडिकुलरली ये रॉड रखा गया है. आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द इंड्यूस EMF डेवलप बिटवीन द पॉइंट A एंड B. तो बच्चों यहां से अगर हम मान लें x डिस्टेंस है और थोड़ा सा आगे गए, तो ये कितना थिकनेस का हो जाएगा? dx. और इधर आप घुमा रहे हैं, तो इसके द्वारा जो EMF डेवलप होगा, ये v वेलोसिटी से घुमा रहे हैं, तो v बराबर क्या होगा? ओमेगा इंटू x. तो इस छोटे से सेक्शन में जो EMF डेवलप करेगा, दैट इज इक्वल टू DE, एंड DE इज इक्वल टू B L के जगह पे x इंटू V, है ना. ये x क्या, लेंथ कितना है इसका? dx लेंथ है. तो चूंकि हम लोग जानते हैं EMF बराबर हो जाएगा BLV, तो मैग्नेटिक फील्ड B हो गया और लेंथ की जगह पे क्या लिखेंगे? दिस इज द dx एंड किस वेलोसिटी से? V. तो व्हाट विल राइट हियर, दिस d इज इक्वल टू B, dx इज dx और V बराबर क्या लिखेंगे? ओमेगा इंटू x. तो नेट निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? d बराबर हो जाएगा b ओमेगा x इंटू dx. नेट EMF निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा. b और ओमेगा तो कांस्टेंट है. तो आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो? ये आपका ओरिजिन है, तो आप इससे इधर जाओगे और इधर जाओगे, तो यहाँ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस L/5. इंटीग्रेट करेंगे a पे और यहाँ आएंगे ओरिजिन से, दैट इज प्लस 4L/5, क्योंकि हमने ओरिजिन माना है यहाँ पे, जहां से रोटेट करते हैं, पाइवोट करते हैं. तो यहां पे हो जाएगा कितना? माइनस L/5 से कहां तक जाना है? आगे, दैट इज 4L/5 तक. D का इंटीग्रेशन हो जाएगा E. वो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है बच्चों, ध्यान से रखिएगा, A से B पे जा रहा है. तो ये हो गया B ओमेगा और ये x इंटू dx का हो जाएगा x²/2. लिमिट डाल दीजिए माइनस L/5 से लेके कहां तक पोटेंशियल निकालना है? तो दैट इज प्लस 4L/5 तक. अब इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा. ये b ओमेगा/2 और यहाँ x² के जगह पे रखेंगे बच्चों 4L/5 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट माइनस L/5 का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे. देन EMF इंड्यूस इज इक्वल टू हाफ b ओमेगा, ये हो जाएगा आपका देखिएगा बच्चों 16L² / 25 माइनस
माइनस एल स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर करेंगे एल स्क्वायर बाई 25, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे, दैट ईएमएफ इंड्यूस इक्वल टू हाफ बी ओमेगा, और 16 एल स्क्वायर बाई 25 में से घटाएंगे 1 एल स्क्वायर बाई 25, दैट इज यू कैन गेट 15 एल स्क्वायर बाई 25, 15 एल स्क्वायर बाई 25। तो देखिए तो बच्चों कट जाएगा, 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25, तो ऊपर में 3 हो गया, नीचे 5 2 जा 10, तो ये कितना हो जाएगा, यू कैन से दैट इज 3 बाई 3, नीचे में आ जाएगा 10 बी ओमेगा एल स्क्वायर। This is the EMF developed between the point A and B. Which option is correct? Your first option is 8 BL square by 25. This is the wrong answer. Second option is 7 by 25 BL square omega. BL square omega. That is wrong answer. And third option देखिएगा 3 by 10 BL square omega. 3 by 10 BL square omega. Yes, option number third is the correct answer. Fourth option is 0. तो ये भी नहीं होगा। तो बच्चों आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 48 का which option is correct? तो ऑप्शन नंबर थर्ड is the correct answer for this question. अब बच्चों आप इसको नोट कर सकते हैं। Now see dear students, this is question number 49. A conducting rod of length 2L is rotating with a constant angular speed omega. ऐसे करके रोटेट कर रहे हैं बच्चों, है ना। A uniform magnetic field is magnetic field B exists parallel to the axis of rotation. इसके perpendicular magnetic field ऊपर की तरह दिखाया गया बच्चों। That is exists parallel to the axis of rotation. The EMF induced between the two ends of the rod. यहाँ से यहाँ कितना इंड्यूस होगा, ये सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया, इधर से जाएंगे माइनस एल, इधर से जाएंगे प्लस एल। तो बच्चों अभी जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 48 में किया है, जब आप इसको यू कैन राइट इट लाइक दिस, दैट इज हाफ बी ओमेगा एक्स इंटू डी एक्स, जो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ लिमिट ले लेंगे माइनस एल से प्लस एल, है ना, जस्ट लाइक द क्वेश्चन नंबर 48। तो कितना हो जाएगा, दैट इज हाफ बी एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट चेंज कर दीजिए माइनस एल से प्लस एल। सेम क्वेश्चन है बच्चों, सिर्फ लिमिट चेंज किया, तो हाफ बी ओमेगा और एक्स स्क्वायर के जगह पर लिखेंगे एल स्क्वायर माइनस माइनस एल का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा बच्चों, दैट इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा, और ये आपका हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज 0, देन व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द कॉइल। तो यू कैन से ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट answer for this question. Note it down. Now see dear student, this is question number 50. A metal rod moves at a constant velocity v in a direction perpendicular to the length. A constant magnetic field exists in the space in the direction perpendicular to the rod as well as its velocity. Select the correct statement in the following. बच्चे यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए ये एक रॉड है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने रख दिया, ध्यान से देखेंगे, और इधर ले जा रहे हैं v वेलोसिटी से। वेलोसिटी इसके लेंथ के क्या है, परपेंडिकुलर है, और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है। तो ये मेटालिक रॉड है बच्चों, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। लेंथ के क्या है, ये परपेंडिकुलर है। एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है इन द स्पेस डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रॉड एज वेल एज वेलोसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो देखिए अंदर की तरफ है बच्चों, तो वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है और लेंथ के भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो पूछा गया कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बच्चों आपको मैंने पहले ही बताया था कि जैसे ही आप इस रॉड को मूव करेंगे इसके अक्रॉस एक मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोशनल ईएमएफ, तो आपको ऑलरेडी जानते हैं कि ये जो मोशनल ईएमएफ होगा दैट इज इक्वल टू BLV, है ना। अब मोशनल ईएमएफ तो चलिए बच्चों डेवलप हो गया, तो पहले वाले ऑप्शन में देखिए क्या, द इंटायर रॉड इज ऑफ सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों ये बताइए इंटायर रॉड क्या सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे होगा, तो पहले चलिए ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ और यहाँ के बीच, लेट दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन विच वन हैज द हायर पोलरिटी एंड द लोअर पोलरिटी। तो इसके अंदर बच्चों जो आप जानते हैं फ्लेमिंग के रूल से कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है जो आप देख रहे हैं मेटालिक रॉड है, नेट चार्ज तो 0 बच्चों, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर की तरफ लगेगा, तो FBI लगाएंगे। हम लोग जानते हैं जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, दैट इज Q इंटू V क्रॉस B। तो इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए Q चार्ज है, तो अगर वो इधर की तरफ मूव कर रहा है थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, है ना, तो V पे हाथ रखिए
और बी की तरफ मोड़िए, फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है तो फोर्स कहाँ लगता है? ऊपर की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन पे कहाँ लगेगा? निगेटिव चार्ज पे, नीचे की तरफ फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा निगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। जब यहाँ आएगा तो यहाँ क्या डेवलप करेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो आप क्या देखेंगे? आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ये ए एन टर्मिनल मिलेगा, ये बी टर्मिनल मिलेगा, एंड दिस इज हायर पोलर पोटेंशियल एंड दिस वन इज लोअर पोटेंशियल। दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो वीबी माइनस वी ए दैट इज इक्वल टू BLV। तो आपने देखा कि हर जगह का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे पोटेंशियल क्या होगा? निगेटिव से पॉजिटिव में हाई जाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया द इंटायर रॉड इज ऑफ सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि लोअर वाला जो ये नीचे वाला जो होगा लोअर पोटेंशियल, ऊपर वाला हायर पोटेंशियल। सेकेंड ऑप्शन में है कि देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रॉड। तो बच्चों ये बताइए, ये जो मेटालिक रॉड है, इस मेटालिक रॉड में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, तो डायरेक्शन आपका किधर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? आप देख सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा दैट इज लाइक दिस। पॉजिटिव चार्ज को ऊपर ले जाएगा, नेगेटिव चार्ज को नीचे ले जाएगा, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या देखेंगे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड तो यस, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एग्जिस्ट करेगा ही दोनों के बीच। थर्ड ऑप्शन में जाइए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाईएस्ट एट द सेंटर ऑफ द रॉड एंड डिक्रीजेस टुवर्ड्स द एंड। तो बच्चों ऐसी बात नहीं है कि हाईएस्ट नहीं रहेगा, यहाँ पे सेंटर पे हाईएस्ट की बात नहीं करेंगे, यहाँ और यहाँ के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, है ना। थर्ड ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा आपका। डिक्रीजेज टुवर्ड द एंड्स, तो इधर कहाँ डिक्रीज करेगा? एक तरफ देख रहे हैं यहाँ पे, इधर किससे पॉजिटिव, ये आपका सेंटर है, तो आप निगेटिव से पॉजिटिव की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे। फिर देखेंगे बच्चों कि थर्ड ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज लोएस्ट एट द सेंटर ऑफ द रॉड एंड इंक्रीजेस टुवर्ड द एंड। लोएस्ट कहाँ मिला बच्चों? लोएस्ट तो ए पे मिला, सेंटर पे थोड़ी मिला, तो लोएस्ट आपको ए पे मिला, नॉट एट द सेंटर। ऑप्शन नंबर 4 भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। देन ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बच्चों आप इसको नोट कर सकते हैं। Now see dear students, this is question number 51. Flux phi in Weber, the flux phi in Weber in a closed circuit of resistance 10 ohm varies with time t in second according to the equation phi is equal to 6t square minus 5t plus 1. What is the magnitude of induced current at t बराबर 0.25 सेकेंड। 0.25 सेकेंड में बच्चों आपको बताना है कि व्हाट इज द इंड्यूस करंट इन द सर्किट। तो बच्चों आपका गिवन क्या है? तो फ्लक्स आपका वेरी कर रहा है, दैट फ्लक्स इज इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1। आपसे पूछा गया इंड्यूस करंट का वैल्यू कितना होगा। तो बच्चों आपको पता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन ईएमएफ जो इंड्यूस होगा दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। तो व्हाट यू विल राइट हियर, दैट ईएमएफ इज माइनस डी बाई डी टी, और मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे दिया हुआ है? दैट इज 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1। अब बढ़ते चले जाएंगे बच्चों, क्या मिलेगा देखिएगा। तो ये आपको हो जाएगा माइनस 6 बाहर कर देंगे, डी टी स्क्वायर बाई डी टी, डिफ्रेंशिएट कर देना बच्चों, है ना। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 5 बाहर, डी टी बाई डी टी, है ना। और यहाँ क्या देखेंगे? माइनस प्लस माइनस d1 बाई डी टी। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा आपको? 0। तो यहाँ क्या मिलेगा बच्चों? ध्यान से देखेंगे, ये आपका हो जाएगा ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू ये 2t को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो माइनस 12t, है ना, और प्लस dt बाई डी टी इज 1 दैट इज 5। तो ईएमएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू दिस वन, है ना। तो आपसे करंट का वैल्यू कितना होगा? तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा सर्किट में? दैट इज E अपॉन आर, है ना। तो दैट इज माइनस 12t प्लस 5 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस? दैट रेसिस्टेंस इज 10 ओम, है ना बच्चों। तो इसमें आप बैठा दीजिए, कितने सेकंड पे पूछा गया है? 0.25 सेकंड पे बताना है करंट का वैल्यू, दैट इज 1/4 सेकंड। तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? इस वैल्यू में पुट कर दीजिए t का वैल्यू, व्हाट यू विल गेट हियर, देन माइनस 12 t के जगह पे 1/4, है ना, प्लस 5 और ओवरऑल डिवाइडेड बाई 10। तो हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 माइनस 3 प्लस 5 दैट इज 2/10, that is how much? 0.2 ampere. Then what is the value of current in that circuit? That is equal, that loop is equal to how much?
that is 0.2 second. Which option is correct? Your first option is 1.2 ampere, which is wrong. Second option is 0.2 ampere, which is correct answer. Third 0.6 है, गलत हो गया. Fourth 0.8 है, गलत हो गया. Then option number 2 is the correct answer for this question. बच्चों आप इसको नोट कर सकते हैं. Now see dear students, this is question number 52. An aeroplane is flying horizontally with a velocity how much? That is 360 किलोमीटर पर आवर. इसको हम मीटर पर सेकंड में बदल दें. 360 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड. 18 दूनी 36, ये 20 हो जाएगा. एंड v बराबर 20 इंटू 5 दैट इज 100 मीटर पर सेकंड. एक एरोप्लेन मूव कर रहा है कितने मीटर पर सेकंड से? 100 मीटर पर सेकंड. 360 किलोमीटर पर आवर दैट इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड. द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ देयर विंग ऑफ द एरोप्लेन इज 25 मीटर. वो लेंथ का काम करेगा दैट इज इक्वल टू 25 मीटर. द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज bv इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, या कह सकते हैं टेस्ला. द इंड्यूस ईएमएफ पूछा है कितना होगा बच्चों. तो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर के केस में देखेंगे. विंग ऐसा होगा, जा रहा है, लेंथ ऐसे हो गया विंग का, है ना, और ये जा रहा है इधर, तो वेलोसिटी इधर, लेंथ इधर, और मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली, तीनों क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोशनल ईएमएफ? देन मोशनल ईएमएफ बराबर बी वर्टिकल एल इंटू वी. तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया हुआ? बैठा दीजिए 4 इंटू 10⁻⁻4 एसआई यूनिट. लेंथ ऑफ द टर्मिनल ऑफ द विंग दैट इज इक्वल टू 25 मीटर. एंड व्हाट इज द वेलोसिटी? वेलोसिटी आपने देखा 100 मीटर पर सेकंड, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, इतना वोल्ट हो जाएगा. तो आप क्या देखेंगे? 25 चौका 100 मतलब 10⁻2 और 10⁻2 10⁻4 और 10⁻⁻4 कैंसिल होगा दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट. देन व्हाट इज द ईएमएफ? व्हाट इज द इंड्यूस ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द एंड ऑफ द tip of the wings? You can say it is equal to 1 volt. Which option is correct? Option number first is the correct answer for this question. You can note it down. Now see dear student, this is question number 53. The magnetic flux through a coil varies with time as shown in the figure as the diagram here. Which graph is best represent the variation of EMF E induced in the coil with time? तो बच्चों यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये साइनोसॉइडल फंक्शन है. यू कैन सी फाई जो है यहाँ पे दैट इज इक्वल टू फाई नॉट, है ना, साइन ओमेगा इंटू टी. साइन का ग्राफ है ये, है ना. अगर आपसे पूछा गया कि ये बताइए कि व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन से अगर आप क्या देखते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी. तो व्हाट यू विल सी हेयर? यू कैन सी हेयर माइनस डी बाई डी टी, और फाई बी जो है आपका वो वेरी कर रहा है, साइन का फंक्शन है, यहाँ पे देखते हैं साइनोसॉइडल फंक्शन. तो व्हाट यू विल राइट हेयर दैट इज इक्वल टू माइनस फाई नॉट बाहर कर दीजिए और डी साइन ओमेगा टी बाई डी टी. तो व्हाट यू विल सी हेयर दैट ई इज इक्वल टू माइनस फाई नॉट, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? डी साइन ओमेगा टी बाई डी ओमेगा टी लिख सकते हैं, इंटू डी ओमेगा टी बाई डी टी. तो आपको क्या मिलेगा वो देखिएगा बच्चों. दैट इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू माइनस फाई नॉट, और साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपको बच्चों क्या? कॉस ओमेगा टी, है ना. और यहाँ क्या मिलेगा? ओमेगा बाहर आ जाएगा, है ना, डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा. तो ये आ जाएगा ई बराबर माइनस फाई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी. तो बच्चों अगर आप इसका वेरिएशन देखना चाहें, इंड्यूस ईएमएफ का वेरिएशन का ग्राफ बनाना चाहें, तो कैसा बनेगा? इंड्यूस ईएमएफ का टाइम के साथ अगर वेरिएशन देखेंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा? यहाँ पे 0 ले लें, यहाँ पे आप t/4 एंड दिस इज t/2, दिस इज 3t/4 एंड दिस इज t. वेरिएशन कैसा बनेगा? तो बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, अगर t का वैल्यू 0 ले लेंगे, ये 0 ले लेंगे तो cos 0 1, देन e बराबर माइनस ओमेगा नॉट टी, मतलब नीचे कहीं होगा. इसको आप e नॉट भी बोल सकते हो बच्चों. यू कैन राइट इट लाइक दिस, माइनस ई नॉट कॉस ओमेगा टी. तो ये यहाँ पे हो जाएगा. उसके बाद t/4 लेंगे, t/4 लेंगे तो बच्चों ओमेगा इंटू टी 2π/4 करेंगे, तो 2π/4 करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? दैट इज π/2 cos 90. cos 90 क्या हो जाएगा? 0. तो वेरिएशन कैसे मिलेगा ये ध्यान से देखिएगा. ये कुछ ऐसे करके होगा बच्चों. द वेरिएशन इज लाइक दिस, इस तरह का वेरिएशन आपको मिलेगा, है ना. तो आप क्या देखेंगे? द वेरिएशन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस विल बी लाइक दिस. तो आपसे पूछा गया है वही बच्चों यहाँ पे कि इंड्यूस ईएमएफ टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा. तो चलिए बच्चों हम देखते हैं ऑप्शन. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो ऑप्शन पे अगर हम चलें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखिए बच्चों क्या बोला जा रहा है.
ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखिएगा ये वेरिएशन दिखाया गया सिर्फ पॉजिटिव में ही दिखाया गया है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, जीरो से शुरू होगा, तो नहीं ऐसी बात नहीं। आप देखिए यहाँ से शुरू हुआ है। सेकंड ऑप्शन में भी अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो सेकंड ऑप्शन में देखिए यहाँ पे कहाँ से शुरू हुआ है, नीचे से शुरू हुआ है। ये आपका थर्ड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन यहाँ बच्चों। सेकंड ऑप्शन में देखिए ऐसे शुरू हुआ, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में देखिए सही है, ये वेरिएशन यहाँ से शुरू होगा, दैट इज माइनस ई नॉट, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस ई नॉट। ये ई नॉट कितना के बराबर होगा, तो आपने देखा बच्चों दैट ई नॉट इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे कह सकते हैं ई बराबर ई नॉट माइनस ई नॉट कॉस ओमेगा इंटू टी को फॉलो करेगा, और यहाँ पे ई नॉट को क्या बोलेंगे, दैट इज फाई नॉट इंटू ओमेगा, इस तरह का ग्राफ। फोर्थ ऑप्शन में नहीं होगा, यहाँ पे पॉजिटिव दिखा दिया है, ये भी नहीं होगा। देन ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यू कैन नोट इट डाउन। Now see dear student, this is question number 54. A bar magnet is made to fall through a long vertical copper tube. The speed v of the magnet as a function of time is best represented by. तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा एक कॉपर का ट्यूब है, और इस ट्यूब के अंदर एक बार मैग्नेट को फॉल कराया जा रहा है। इस बार मैग्नेट को फॉल कराया जा रहा है बच्चों। तो आप क्या देखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो बच्चों जैसे ये बार मैग्नेट नीचे की तरफ गिरेगा, तो ये देखिए दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कॉपर के एक छोटे से सेक्शन से अगर आप पास कराएंगे, तो अगर दूर में है तो लाइंस कम जाएगा, उस वक्त फ्लक्स कम होगा। लेकिन जैसे इसके नजदीक आएगा, इस लूप में फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। एंड अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, अगर ये फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ होगा, उसके वजह से इंड्यूस करंट होगा इसके अंदर, जो उसको अपोज करेगा, तो इसमें करंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। बोलिए, तो आप देख रहे हैं जैसे ये नीचे आ रहा है, नजदीक आ रहा है, तो एक छोटे से सेक्शन देखें तो इसमें करंट का डायरेक्शन इधर है। तो अगर ये नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे भी नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, उसको रिपेल करेगा। तो आप क्या देखेंगे बच्चों, कि चाहेगा कि उसको रिपेल किया जाए, है ना। फिर उसके बाद क्या देखेंगे बच्चों, जैसे ही वो रॉड नीचे आ जाएगा, जैसे ही नीचे आ जाएगा, वेट तो ज्यादा है, जैसे ही वो नीचे आएगा बच्चों, तब देखेंगे ये फ्लक्स घटेगा, और जब फ्लक्स घटेगा तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये ऊपर से नीचे जाएगा तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करंट इसके अंदर डेवलप होगा, दैट करंट इज कॉल्ड एडी करंट। तो एडी करंट का क्या रोल था बच्चों, एक डैम्पिंग प्रोवाइड करता है। तो क्या देखेंगे, इसके अंदर वो डैम्पिंग प्रोवाइड करेगा। तो आपसे पूछा गया कि पहले क्या, और एक चीज और जान लीजिए, जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी जो बढ़ेगा, दैट इज अंडर रूट 2gh। तो जैसे जैसे नीचे जाएगा उसका स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन डैम्पिंग की वजह से एक डैम्पिंग इफेक्ट होगा जो उसके स्पीड को घटाएगा भी। तो लगातार अगर हम छोड़ देते, ग्रेविटी में अगर डाल देते यहाँ पे, तो सीधे चला जाता, अगर कॉपर नहीं होता तो सीधे स्ट्रेट लाइन दिखा देते। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे नीचे जाएगा, ये जो एडी करंट है उसको क्या करेगा, रोकेगा। तो होगा क्या कि आपने यहाँ से छोड़ा है, यू का वैल्यू 0 था, जैसे जैसे आप नीचे जाएगा वेलोसिटी बढ़ेगा, डैम्पिंग फोर्स क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, एंड दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे भी देख लें बच्चों, ए में बोल रहा है कि कांस्टेंट ही रहेगा, डैम्पिंग इफेक्ट नहीं लिया, गलत हो जाएगा। बी में देखिए कह रहा है कि घटेगा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, नो। सी में कह रहा है कि लगातार वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, ऐसी बात नहीं है, डैम्पिंग इफेक्ट भी तो लेना है। डी ऑप्शन में देखिए क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी पहले टाइम 0 है, तो वेलोसिटी 0 है, जैसे जैसे जाएंगे वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, क्योंकि कॉपर वायर तो बड़ा लंबा लिया गया है, कॉपर ट्यूब। तो एक सर्टेन टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, एंड दैट इज द टर्मिनल स्पीड से या टर्मिनल वेलोसिटी से वो मूव करेगा उसके अंदर। देन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बच्चों यू कैन नोट इट डाउन। Now say dear student, this is the last question of exercise 2, question number 55. A loop of irregular shape of conducting wire PQRS as shown in the figure. यहाँ पे मान लीजिए कोई दिया हुआ है PQRS, इस तरह का कुछ है ना। Placed in a uniform magnetic field perpendicular to the plane of the paper, changes in a circular shape. The direction of induced करंट विल बी। बच्चों देखिए इसके शेप को ना सर्कुलर किया जा रहा है, खींच करके क्या बनाया जा रहा है, इसको सर्कुलर बनाया जा रहा है। ये लूप है, इरेगुलर शेप का कंडक्टिंग वायर है, PQRS इसका नाम दे दिया। प्लेस्ड क्या, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि अंदर की तरफ दिखाया जा रहा है बच्चों, प्लेन के, पेपर ऑफ प्लेन के इनसाइड। और इसको जब सर्कुलर शेप का कर दें, तो जब हम इसको सर्कुलर शेप का कर देंगे बच्चों, तो बोलिए इसका एरिया ऑफ लूप क्या होगा, इंक्रीज करेगा।
और एरिया ऑफ लूप अगर इंक्रीज करता है तो इनवर्ट फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा. एंड अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, आपको क्या मिलेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. तो यहां पे आपको याद देखना है बच्चों कि माइनस डी बाई डी टी और फ्लक्स को लिखेंगे दैट इज बी ए कॉस थीटा. एंगल क्या होगा, एरिया वेक्टर इसका बाहर की तरफ होगा और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है दैट इज 180 डिग्री. कॉस 180 डिग्री माइनस वन कैंसिल कर दीजिए, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए डीए बाई डी टी. तो बच्चों आप क्या देख रहे हो, इसके अंदर एरिया बढ़ा रहे हैं तो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप करेगा, देन इंड्यूस करंट इसके अंदर डेवलप करेगा दैट इज ई अपॉन आर. यू कैन राइट इट लाइक दिस दैट इज बी अपॉन आर डी ए अपॉन डी टी. तो अगर इस इरेगुलर शेप वाले वायर को अगर आप सर्कुलर बनाते हैं तो इसका एरिया बढ़ेगा, और एरिया बढ़ेगा तो इसके अंदर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा. एंड अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, ये जो इंड्यूस करंट होगा वो जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसको अपोज करेगा. तो बच्चों क्या देख रहे हैं, जब एरिया बढ़ाएंगे, सर्कुलर बनाएंगे तो इसके अंदर से फील्ड लाइंस बढ़ेगा, और अगर फील्ड लाइंस बढ़ गया, इनवर्ट फ्लक्स बढ़ गया, तो इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा. सो डैट कि दिस करंट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा वो बाहर की तरफ, इस करंट के वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा वो बाहर की तरफ. सर्कुलर बनाने से इनवर्ट फ्लक्स बढ़ रहा था तो इंड्यूस करंट उस फ्लक्स का अपोज करेगा. तो बच्चों करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. आपसे यही पूछा गया है कि जब इसको सर्कुलर कर देंगे तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज. तो बच्चों इसी के साथ हम लोग एक्सरसाइज 2 को खत्म कर रहे हैं यहाँ पे. होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, और अगला एक्सरसाइज भी आपको बना करके आना है और खूब जम करके मेहनत करना बच्चे. अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है, चीज़ों को बार बार आपको मैंने कहा रिवाइज करने के लिए. जब भी क्वेश्चंस बनाते हैं तो जितने भी पढ़ाए गए हैं वो सबको रिवाइज कीजिए और चीज़ों को कनेक्ट कीजिए. एक आपका समरी होना चाहिए कि क्या क्या फॉर्मूला आपने यूज़ किया है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर आप बनाने के लिए बैठिए, 2 बार 3 बार बनाइए, उसके बाद ही आप वीडियो सॉल्यूशन को देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है. होप आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम. Thank you very much. We will see you in the next class, and thank you for being a part of Mentor Sedu sir. Bye bye.